हेलो एवरीबॉडी। सो टुडे आज हमें क्या करना है? आज हमें बहुत अच्छा सा चैप्टर फिनिश करना है। यस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर्स हो गए। जिन्होंने ये लेक्चर्स मिस कर दिए प्लीज जाके देखिए लेक्चर 1, लेक्चर 2। उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमने किस पे दिया है? हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है बैलेंसिंग इक्वेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमेशा बच्चा नेग्लेक्ट करके पढ़ता है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी देखते हो ना, यू ऑलवेज से दैट मैम एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, विच आई टोटली अग्री। एनसीईआरटी ब्यूटिफुली मेड है, लेकिन उसको पढ़ने का कॉन्सेप्ट इसलिए अच्छा नहीं लगता मैम, उसमें कलरफुल जिफ नहीं है, कलरफुल पिक्चर्स नहीं है, सेपरेटेड नहीं है। अग्रीड। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से बिल्कुल प्रिसाइसली आप कहाँ पढ़ते हैं? साइंस गुरुजी चैनल में। किसके साथ पढ़ते हैं? तेनिशा मैम के साथ पढ़ते हैं, राइट? सो विद दिस फन नोट हम अपना चैप्टर आज फिनिश करते हैं, विच इज योर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल जिफ हियर विच आई रियली लाइक एंड अडोर। देयर इज अ डैशेंट हु इज pouring chemicals and trying to make something out of it. हमको भी ऐसे करना है, लेकिन कैसे पॉसिबल है? एक अच्छे नोट के साथ हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स, द वेरी अडोरेबल एंड वेरी हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन डॉक्टर ABJ कलाम, उन्होंने क्या बोला है? डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री। हाँ, अगर जैसे बोलते हैं ना बच्चे NTSC का एग्जामिनेशन 10th में हो, तो मैं वैसे ही बोलूँगी आपको। 10th में जब NTSC का एग्जामिनेशन होता है, बच्चे कहते हैं फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ली, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फॉल इन सेकेंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट अ लक। बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? ज़रूर बोलते हैं। अगर आपने ये देखा कि हाँ, अगर आप NTSC फर्स्ट आपने क्रैक कर लिया, सेकंड के लिए अगर आप रिलैक्स हो जाओगे, अगर सेकंड क्रैक नहीं कर पाए, लोग क्या बोलेंगे? NTSC फर्स्ट क्रैक हो गया, इसका मतलब इट वाज जस्ट अ लक। हमें ऐसा नहीं करना। इनका मतलब ये है कि हमें मेहनत करते रहनी चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप, नॉट दैट इजीली, राइट? वी आर बॉर्न वॉरियर्स, नॉट गिविंग अप। चलो अब पढ़ते हैं आगे। हमारा अपना फ्रेंड विच आई रियली अडोर, वन फ्रेंड दैट आई कैन नॉट लिव विथ, आई कैन नॉट लिव विदाउट विथ। चलिए, कोरोजन पढ़ना है हमें। कोरोजन बहुत सिंपल सा टर्म है। कोरोजन को अगर लेमन्स टर्म में पढ़ा जाए तो हम बोलते हैं ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। अग्रीड। जहाँ पर एयर आ गया, मॉइस्चर आ गया कहीं पर, या फिर कोई केमिकल एसिड जैसा केमिकल अगर सरफेस में गिर जाए, एक अच्छा मेटल भी कोरोड हो जाता है। कैन यू सी? मैंने आपको क्या बोला था? ये सारी चीज़ें आपके NCERT में है, लेकिन आपको पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है? यू डोंट लाइक टू रीड इट बिकॉज यू डू नॉट हैव ब्यूटिफुल जिप्स। और ये ब्यूटिफुल जिप्स कहाँ दिखाई जाती है आपको? सारे यू ऑल सी इन दिस चैनल, राइट? हाँ जी। चलिए, जब हम इस जिफ के बारे में बात करते हैं, इस जिफ को ध्यान से देखिए। इस सरफेस के ऊपर, मेटल के ऊपर एसिड भी गिर सकता है, तब भी कोरोजन होगा। एयर होगा तब भी कोरोजन, मॉइस्चर होगा तब तो 100% कोरोजन। इसलिए इसमें क्या होता है? सिंपल जो मेटल होता है ना, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। कोरोजन को सबसे बेस्ट वे में हम आयरन से रिलेट करते हैं। कैसे? हम आयरन में पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या पढ़ते हैं हम? रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ना है, समझना है कॉन्सेप्ट को। टेस्ट में जब क्विज होता है, सबसे जल्दी आंसर्स देने हैं। इसलिए तो आपको इतने सारे, और मैंने क्या बोला है, जो भी एग्जाम्पल्स लिखाऊंगी मैं यहाँ पर, जो भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे बच्चे प्लीज ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि क्विज में सबसे ज्यादा आंसर देने हैं। और प्लीज ट्राई करना कि गलत आंसर्स नहीं देना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देना है। अब क्या होता है जब हम कोरोजन बात करते हैं, कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन में ऑक्साइड का एंट्री हो जाता है। आपका आयरन था, आयरन ने ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्चर के थ्रू दोनों का रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होकर सिंपल आयरन रस्ट में चेंज हो गया। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट बिकम्स हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड नहीं, आयरन 3 ऑक्साइड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये याद रखना है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, IUPAC नेमिंग ऑफ रस्ट? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड।
हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड इज कॉल्ड एज रस्ट, जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। X का मतलब होता है n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो तो कितना भी हो सकता है, रस्टिंग करानी तो कितना भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोजन में हमने पढ़ा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स मैं डायरेक्टली किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन रस्टिंग करवाता है। दैट मीन्स रस्टिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रस्टिंग में हुआ क्या, मैंने बोला कि करोजन का मतलब है ईटिंग अवे ऑफ द सर्फेस ऑफ द मेटल, अग्रीड, लेकिन क्या वो हमारे लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है। रस्टिंग अगर एक बार शुरू हो जाती है, ध्यान से सुनना, रस्टिंग एक बार अगर शुरू हो जाती है, कोरोजन ऑफ मेटल रस्टिंग अगर शुरू हो जाती है तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो पूरे मेटल को खाली कर देती है, खोखला कर देती है पूरा, प्रोवाइडेड अगर आप सही टाइम में उसको रोक लो। पहली बात तो रस्टिंग जब प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, उसको रोकना डिफिकल्ट होता है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे बोला जाता है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो सारी चीज़ें वो यहीं पर इम्प्लाई होती हैं। रस्टिंग ना हो बोलकर हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग ना हो बोलकर हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। आगे पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से कोट कर देना। रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था कि क्लास के एंड में एक छोटा सा सेशन लूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आगे हमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री के जिसमें प्योरली आपको रिएक्टिविटी सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था NTSC हो कोई भी ओलंपियाड हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट में। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स इतनी बार पढ़ा दिया, अब तो सब बच्चों को याद होगा, और जो बच्चे अभी अभी नए आए हैं जिन्होंने हमको अभी ज्वाइन नहीं किया, डोंट वरी, आपको क्या करना है। मैम बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आपकी जब क्लास होती है हमको पता नहीं चलता। अरे ज़रूर पता चलेगा। व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले चीज़, पहले तो आप लेक्चर को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जब आप साइंस गुरुजी चैनल आप जब उसको सब्सक्राइब करेंगे ना, तो साइड में बेल होता है, उसको हिट करेंगे। जब बेल आइकन ऑन हो जाएगा ना, तब आपको सारी अपडेट्स मिलने लग जाएगी। अच्छा मैम की क्लास है, कल इतने बजे क्लास है मैम की, और वैसे भी मैं आपको 3 o'clock मिलती ही हूँ, अग्रीड। एंड डोंट वरी, एवरीथिंग यू विल गेट, आपको सारी चीज़ें नोटिफिकेशन सारी मिलेगी जब आप उसको हिट करेंगे, अग्रीड। चलिए, जब हम बोलते हैं रस्टिंग, मैं बार बार आपको बोल चुकी हूँ, रस्टिंग इज अ सॉफ्ट पोरस सब्सटेंस which gradually falls off from the surface of an iron. Agreed. जब बाहर रस्ट लगने लग जाएगा ना, तो धीरे धीरे अंदर तक घुस जाएगा वो लोहा, रस्ट, आयरन, आयरन को, लोहे को अगर वो रस्टिंग कर रहा, सोचो कितना स्ट्रॉन्ग उसका रिएक्शन हो रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि आयरन भी सॉफ्ट मेटल में चेंज हो रहा है। अग्रीड। फिर से मैंने बोला ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये होता रहता है, एक बार शुरू हो जाए। जब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने पढ़ लिया, कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी तो हर जगह मिलती है, खाने का सड़ना। जिस खाने में ऑयल हो, जिस खाने में एक्सेस वाटर हो, मॉइस्चर हो, वो सड़ता ही है। दो बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन एक केमिकल वे में एक प्रोसेस होता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो केमिकल कंपोनेंट तोड़ता है ना, बैक्टीरिया भी तो केमिकल का कंपोनेंट तोड़ता है ना, तो वो केमिकल, वो जो केमिस्ट्री रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी सिंपल लिखा हुआ है, इट इज़ द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड्स अदर प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से सड़ना शुरू हो जाता है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। आपको यहाँ दिख रहा है एक हैम का पीस है, एक मीट लोफ है, इसमें धीरे धीरे देखा आपने, उसमें बैक्टीरिया, फंगल सारी ग्रोथ होनी शुरू हो गई, लेकिन उस टिश्यू का, उस एनिमल टिश्यू का केमिस्ट्री ही चेंज हो गया है, वो सड़ने लग गया, क्योंकि उसके जो ऑयल्स थे वो सड़ने लग गए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। अग्रीड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंसिडिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये जो ब्रेड वाला एग्जाम्पल है तो हर जगह मिलता ही मिलता है, कुछ नहीं करना। इवन आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, टिफ़िन में मॉर्निंग क्या मिलता था, व्हाट इज़ द थिंग दैट यू गेट इन द मॉर्निंग। सुबह 7 बजे तो खाया नहीं जाता था, तो व्हाट माई मॉम यूज्ड टू डू, माई मॉम यूज्ड टू पैक दी थिंग्स जो मैं मॉर्निंग नहीं खा पाती, जैसे ब्रेड एंड जैम, मुझे तो जेलीज भी मिलती थी, ब्रेड एंड जेलीज, जैम, बटर पैक करके दे दिया जाता था। अनफॉर्चुनेटली अगर वो टिफ़िन स्कूल में रह गया, गर्मी का टाइम है, स्कूल में रह गया, फ्राइडे को रह गया, सैटरडे संडे और गलती से मंडे भी छुट्टी हो गई, बहुत ब्यूटीफुली आपको जब वो टिफ़िन मिलेगा ट्यूसडे को, बिल्कुल सड़ा हुआ फंगल ग्रोथ से भरा हुआ मिलेगा। फंगल ग्रोथ इज़ एन एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन उस ब्रेड की केमिस्ट्री तो ख़राब हुई, जैम जेलीज उनकी केमिस्ट्री ख़राब हुई, दैट मीन्स रैंसिड हो गया, फूड ख़राब हो गया। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद द oil and food, the normal structure of the food is damaged। यही मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, उस फूड की केमिस्ट्री, फूड का ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा टूट गया, और फाइनली आपको क्या मिला, बदबू और टेस्ट भी खराब। कौन खाएगा इतना सड़ा हुआ, राइट? एंड इट इज़ दैट्स द रीज़न इट इज़ रिटन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर कंजम्पशन, कोई नहीं खाएगा। अग्रीड? अब खुद देख लो इस पिक्चर को, इसमें आई थिंक ब्रेड है, ऊपर बीच में टमेटोज़ होंगे और नीचे कोई मीट का पीस है, वो सारे ख़राब हो गए क्योंकि वो रैंसिड हो गए। उसके जितने भी नेचुरल ऑयल्स थे, उसके जितने अपने इंग्रेडिएंट्स थे, वो सड़ने लग गए, उनका बॉन्ड टूटने लग गया, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट? नेक्स्ट चीज़, और ये तो बहुत होता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, चिप्स का पैकेट खुला, प्रॉपरली सील पैक नहीं किया, 4 दिन के बाद चिप्स की याद आए, चिप्स की शक्ल देखी, चिप्स ऐसे ही हो रखे होते हैं। क्यों ऐसे हो जाता है? क्योंकि चिप्स हैव एक्चुअली गॉन थ्रू रैंसिडिटी। याद रहेगा, चिप्स हैव एक्चुअली गॉन थ्रू रैंसिडिटी, रैंसिड हो गया, चिप्स का शक्ल बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके ऑयल्स थे, वो ऑयल सड़ने। इवन अगर किसी चीज़ को ना बाहर निकालो, थोड़ी देर रखो, फिर उसको नेक्स्ट डे दोबारा फ्राई करो, फिर उसको दोबारा फ्राई करो, वो बार बार फ्राई करने से भी वो क्रिस्पी नहीं हो जाता, वो सॉगी बन जाता है, एंड धीरे धीरे वो बहुत जल्दी सड़ने लग जाता है, क्योंकि आपने उसको बार बार उसी ऑयल, 1 दिन का ऑयल, 2 दिन का, 3 दिन के बचे हुए ऑयल में बार बार आपने उसको फ्राई किया। क्या कर दिया आपने उस फूड स्ट्रक्चर का बॉन्ड तोड़ दिया, उसका स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया। अब तो समझ में आया ना रैंसिडिटी क्या है? अग्रीड? अब नहीं भूलना, हमने कोरोजन पढ़ा है और हमने रैंसिडिटी भी पढ़ा है। क्या बोला था मैंने? रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जो आपके एनटीएससी और ओलंपियाड दोनों में आया है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको 6 पॉइंट्स दे देंगे, उन 6 पॉइंट्स में नीचे पूछेंगे कि भैया पिक द करेक्ट आंसर, इसलिए ध्यान से सुनना है, समझना है। बहुत मैम ये रैंसिडिटी वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन जब वो केमिकल का नाम दे देते हैं ना, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे केमिकल का नाम, ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं। अरे एनसीईआरटी में अगर नहीं भी हो, लेकिन उन्होंने बोला था ना कि एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं, तो इतना इजी पेपर तो नहीं बनेगा। एंटीऑक्सीडेंट का नाम तो है आपके पास, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ने थे कि एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल कौन सा है। कभी भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं बनता, उसी से लिंक्ड बनता है। अगर उन्होंने बोल दिया वेज ऑफ प्रिवेंटिंग, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, तो आपको याद होना चाहिए, मैम ने याद दिलाया था, अरे रैंसिडिटी ना हो, उसके ऑयल्स खराब ना हो, खाना खराब ना हो, खाना स्ट्रक्चर ना चेंज हो, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज किया था। तो एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, वैक्यूम पैकिंग, रिप्लेसिंग एयर विथ, यस नाइट्रोजन भी भरा जाता है, हवा से नहीं, सील नाइट्रोजन से भी सील होता है। रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ और पैकिंग ऑफ द फूड, तभी तो हम फूड जब पैक करते हैं ना, हमेशा देखना अगर बहुत ज़्यादा स्टोरेज किए ना तो एक वैक्यूम पैक आता है। व्हाट यू डू, एक आपके पास सेलोफेन पेपर होता है, आप उसमें फूड भरिए एंड साइड में वैक्यूम सीलर होता है, आप उसको ऐसे पंच करेंगे तो पूरी हवा निकाल देता है और पूरा सील कर देता है। देन आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हो।
और अगर मीट प्रोडक्ट्स है तो वो ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा उसमें जितना हो सके मॉइस्चर निकाल कर रेफ्रिजरेट करे वैक्यूम में। और रेफ्रिजरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने 5 डिग्री 10 डिग्री में रेफ्रिजरेट कर दिया। रेफ्रिजरेट का मतलब होता है कंप्लीटली रेफ्रिजरेशन। अग्रीड? सो रैंसिडिटी से बचाने के लिए अगर मुझे अपने चिप्स को बचाना है या तो मैं चिप्स को अपने एयर टाइट कंटेनर में डाल दूं, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। वेस्ट टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। पैकेजिंग के टाइम में क्यों ना नाइट्रोजन को यूज़ किया जाए, क्यों ना एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किया जाए, अच्छा खासा उसको रेफ्रिजरेट किया जाए। वैक्यूम पैकिंग, जैसे भी मैंने बताया था ना, वैक्यूम में पैक होता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स होते हैं खाने वाले। इसमें सिंपल बोला गया कि ऑक्सीजन यूज़ ना करें। स्कैवेंजर इज समथिंग जो खा लेता है, ख़त्म कर देता है। तो ऑक्सीजन ना रहे ऐसे ख़त्म करने वाली चीज़ें यूज़ करें ताकि उसमें ऑक्सीजन ना बचे। ऑक्सीजन होगा तो सड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने बोला था ना अपने चिप्स एयर टाइट कंटेनर्स में, वो यहीं पर है। स्टोरिंग इन अ डार्क प्लेस, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा खाना होता है कि जैसे ही सनलाइट मिलता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो गया तो खाना सड़ गया। अब ये सेक्शन सबसे अलग बनाया गया क्योंकि आपके लिए ही है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी प्रॉपरली। हाइड्रोजनेशन कर दो, ऑक्सीडेशन हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो। विटामिन ई भी बहुत यूजफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, जिसको BHA बोला जाता है, या फिर BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दोनों बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है। मैं लिख रही हूँ, ओलंपियाड, NTSC, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट। दीज आर सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। मैंने बोला ना एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी ऑक्सीजन स्कैवेंजर, याद रहेगा। यस। आगे ये हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर 2 नहीं देखा है, मैं चाहती हूँ आप जाइए यूट्यूब चैनल में साइंस गुरुजी टाइप करिए, आपको वहाँ पर दिखेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर दिख जाएगा। उस चैप्टर में जाकर आप लेक्चर 2 देखिए। लेक्चर 2 का ये कॉन्सेप्ट है। मैम यहाँ पर हम कोरोजन और रैंसिडिटी पढ़ रहे थे, अब इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब। मैंने आपको क्या बोला था, रैंसिडिटी एंड कोरोजन वर द लास्ट 2 टॉपिक्स ऑफ आवर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमने अच्छे से कर लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़नी है हमको, रिएक्टिविटी सीरीज। बिना रिएक्टिविटी सीरीज के कैसी केमिस्ट्री, देयर इज नो केमिस्ट्री विदाउट रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे लिए इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, याद है। यस, वही पढ़ना है हमको। रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, सिंपल, मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है। जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो उसको सबसे ऊपर रखा गया है। फिर धीरे 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 नीचे बाकियों को रखा गया, फाइनली आपको गोल्ड मिलता है। सो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इज अ चार्ट लिस्टिंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी, बड़े से छोटा। अग्री? जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतनी ही जल्दी रिएक्ट करेगा, और उतनी ही जल्दी, the more reactive a metal, the more vigorously it reacts with other substances and more easily loses electrons to form positive ions. पोटेशियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करके देखो कितनी जल्दी रिएक्ट करता है वो। अग्री? सोडियम भी कम नहीं है। आपको पता नहीं, आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं देखा, सोडियम को, एक सोडियम इज लाइक अ सोप बार की तरह दिखता है, उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। सॉफ्ट तो होता है, कट जाता है, लेकिन बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। जो ये सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे की सारी चीज़ें आ रखी हैं, एग्जामिनेशंस में आ रखी हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिए, जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो चाहता है जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट्स बन जाए। आपको याद कराने के लिए सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला है,
मेटल ए विल रिप्लेस अनदर मेटल बी। क्यों कर सकता है? क्योंकि मेटल ए इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू मेटल बी। याद रहेगा? ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसका सबसे इजी निमोनिक भी है। मैंने क्या बोला था? पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव है, अग्रीड। गोल्ड के बाद जो सबसे ज्यादा लेस्ट रिएक्टिव बोला जाता है आजकल प्लैटिनम है। कभी कभार आप देखना आपके एनसीईआरटी या कहीं पर भी आपको सिर्फ गोल्ड तक ही दिखाया जाता है। बेटा ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना बहुत बड़ी है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ बहुत कम को कैटेगरिकली फिट किया हुआ है इसमें। बीच में आपको कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, बट दोज आर नॉट कंसिडर्ड एज मेटल्स, राइट। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज है तो हमने आपको पूरे एलिमेंट की रिएक्टिविटी सीरीज दी है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना मैम ये तो हाइड्रोजन तो वहाँ था नहीं, क्योंकि उन्हें रिएक्टिविटी सीरीज जब लिखी होगी उन लोगों ने तो उन्होंने मेटल लिखा होगा। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, इट्स अ गैस, याद है ना। बट बहुत यूनिक है। कैसे यूनिक है? जब आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर, तब नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे, ओके। सिंपल निमोनिक क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। निमोनिक क्या है इसका? प्लीज सेंड चार्लीज मंकी एंड जीब्रा in lead and hydrogen cages in mountains securely guarded by plateau। ये है रिएक्टिविटी सीरीज और प्लीज यू हैव टू लर्न इट। और इतने इजी वे में दे रखा है, ये तो बहुत इजी है। तभी तो, क्योंकि आगे मैं ये क्वेश्चंस यूज करूंगी, आगे क्वेश्चंस यूज करूंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ दे रखे, ये दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स। आप ध्यान से देखिए एग्जाम्पल्स। आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है, आयरन एंड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है। मुझे पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन बहुत ऊपर है, कॉपर बहुत नीचे है, तो ऑफ कोर्स आयरन ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए आयरन कॉपर को धक्का दे देगा, बोलेगा हटो मैं आयरन सल्फेट बनाऊंगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यही हुआ, आयरन ने कॉपर सल्फेट को धक्का दिया, बोला कॉपर हट जाओ मैं सल्फेट के साथ बैठूंगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट सिंपल, एल्यूमिनियम एंड जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। अब कॉपर को ही देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का है, मेरा एल्यूमिनियम यहाँ बैठा हुआ है और जिंक यहाँ बैठा है। एल्यूमिनियम ने बोला कि कॉपर सल्फेट तुम बैठे हुए हो, कॉपर ने बोला यस आई एम देयर। सिमिलरली जिंक भी आ गया, जिंक ने बोला अच्छा कॉपर सल्फेट यहाँ है। एल्यूमिनियम को पता है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम को पता है वो बहुत रिएक्टिव, तो एल्यूमिनियम ने क्या करा, कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया, उसने एल्यूमिनियम सल्फेट बना दिया। वैसे जिंक ने भी बोला अरे रिएक्टिविटी सीरीज में तो मैं भी आ गई हूँ, तो उसने क्या बोला, जिंक ने हटाकर जिंक सल्फेट। यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल्स है, कॉपर और सिल्वर ही देख लेते हैं यहाँ पर, कॉपर देख लेते हैं। अब कॉपर कहते हैं अरे मुझे तो हर किसी ने डोमिनेट कर दिया, आयरन भी मेरे से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम भी मेरे से ज़्यादा रिएक्टिव, इवन जिंक भी मेरे से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर ने बोला चलो, कॉपर ने बोला चलो भैया मैं ज़रा सिल्वर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट को देखता हूँ। तो कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट के पास गया, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के पास गया। कॉपर ने देखा अरे सिल्वर तुम तो मेरे से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हो। कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये सारे के सारे नीचे बॉटम में मिलते हैं अलॉन्ग विद प्लैटिनम। ये सारे के सारे बहुत कम रिएक्टिव हैं, वेरी, और बोला लीस्ट रिएक्टिव है। इन सब को क्या बोला जाता है, नोबल मेटल्स बोला जाता है। मैंने क्या बोला था, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहला क्या मिला था, पोटेशियम। पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, याद रहेगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। और देखा जाता है गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव, लेकिन उससे भी नीचे सीरीज में प्लैटिनम आ चुका है। और ये सारे क्या बोले जाते हैं, नोबल, बहुत शांत है भैया, हम किसी को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, हम अपनी जगह आराम से रहेंगे। दे आर वेरी नाइस मेटल्स आई वुड से। अब देखा जाता है एक क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सिल्वर है, इसको मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, क्या मुझे सिल्वर सल्फेट मिलेगा प्लस कॉपर मिलेगा। रिएक्टिविटी सीरीज देखें एक बार, कॉपर और सिल्वर,
सिल्वर क्या कॉपर को अपनी जगह से हटा पाएगा? सिल्वर लीन एंड थिन है, वो कुछ नहीं कर सकता। कॉपर बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग हटा सकता है। कॉपर स्ट्रांग है, रिएक्टिविटी सीरीज तेज है उसकी, तो कॉपर हटा सकता है, सिल्वर कभी नहीं हटा सकता। नो रिएक्शन, सिंपल। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एनटीएससी में, क्वेश्चन आया है। नो रिएक्शन आया है, आ सकता है, कहीं भी मॉडिफाइड वे में आ सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़नी है। अब इतने अच्छे फॉर्म में हमने रिएक्टिविटीज़ पढ़ ली हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। आई गेस रिएक्टिविटी सीरीज अब ईजी है आपके लिए। मोर रिएक्टिव मेटल मोर क्विकली मोर विग्रसली रिएक्ट्स, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट्स। इसको कैसे भूल सकते हैं? इसको हम कभी नहीं भूल सकते। These are the things which one must not forget. करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा करें, ट्राई करें एक बार। जो बच्चे अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनको नहीं पता है कि हम बैलेंसिंग इक्वेशन भी कर चुके हैं, उनका भी रिवीजन हो जाएगा, अपना भी रिवीजन हो जाएगा, राइट? आप देख लेते हैं आयरन कितने हैं यहाँ पर। आयरन के 2 दिख रहे हैं हमें, जस्ट नंबर 2, ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया। व्हाट अबाउट सल्फर? सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 3 12 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है, तो मुझे यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस करना है। कैसे करूँगी मैं? यहाँ पर 3 लगा देती हूँ। 3 लगाने की वजह से चलो ठीक है, 12 ऑक्सीजन हो गए, 3 सल्फर हो गए, यहाँ पर भी वही है, 3 सल्फर हो गए, 12 ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 6 बना देते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 6 बना देते हैं। आयरन तो ऑलरेडी 2 था ही आपके पास, राइट? दिस इज बैलेंसिंग। नेक्स्ट सिंपल, कार्बन। कार्बन का नेम, कार्बन 2 कार्बन है यहाँ पर, मेरे पास 2 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 1 है, मुझे बैलेंस करना है। चलो कोई बात नहीं, अब हम हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 बनाने के लिए आई पुट 3 हियर, 3 डाल दिए, 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 4 5, इवन ऑड? ऑड कभी नहीं होता, इवन होना चाहिए। तो कैसे करूँगी मैं? लेट्स पुट 2 हियर, 3 + 4, कैसे करूँगी यहाँ पर बैलेंस? कैसे होगा बैलेंस? सिंपल वे में, लेट मी रब इट ऑफ एंड लेट्स राइट डाउन नाउ। कार्बन 2 है हमारे पास, 2 कार्बन है। अगर मैंने यहाँ 2 बनाने की कोशिश की, मेरे ऑक्सीजन 4 हो गए, कार्बन 2 का 2 ही है। मुझे 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, 5 ऑक्सीजन है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, अग्रीड? तो मुझे क्या करना है? इसको 2 बना दूंगी मैं, तो मेरे पास हो गए 2 + 4 6 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3 किया मैंने, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 6 है, तो मुझे हाइड्रोजन 6 बनाना है। क्या करूँगी? यहाँ पर 3 कर दूंगी, अग्रीड? बैलेंसिंग ध्यान से करनी है, बैलेंसिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब जब आप बैलेंस करते हो ना, आपको पता चल जाता है कि ये इक्वेशन, वो जो इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। जब आप बैलेंस करते हो किसी भी इक्वेशन को, आपको पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट बने हैं, जो रिएक्टेंट्स है, वो सही है या नहीं है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, और ये क्वेश्चन देखो, एक मैंने करके दिखा दिया, आपको पता है ऑलवेज डू इट, एक करके दिखा दिया, बाकी आपके लिए होमवर्क है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। हमेशा मैंने बोला है बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा, और आप नहीं भूल सकते बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से आपको पता चलेगा वो प्रोडक्ट सही बना है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें, इवन जो ये बच्चे बहुत बार पूछ रहे हैं मेरे से, पहले भी पूछे थे कि मैम ये जब कॉपर और सिल्वर का रिएक्शन हुआ, यहाँ दिखा देती हूँ, चलो जिंक और कॉपर सल्फेट ही दिखा देती हूँ। मैम जब जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ, लेट मी क्विकली राइट इट डाउन, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ, तो मैम कैसे जिंक सल्फेट बना प्लस कॉपर आया? अग्रीड? आंसर ये नहीं है कि रिएक्टिविटी सीरीज, आंसर ये है कि मैम ये दोनों कैसे प्रोडक्ट्स बने। 9th में एक चैप्टर होता था जिस चैप्टर में हम इक्वेशंस बनाना सीखते थे, याद है आपको? 2 रिएक्टेंट्स होते थे, रिएक्टेंट्स के
रिमेंबर KLM शेल, यस वही चीज़ें हैं ये। सो इसलिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आगे की अपकमिंग क्लासेस में 9th की भी क्लासेस होती हैं, तो वाई डोंट यू डू वन थिंग, जब वो चैप्टर शुरू होगा, ऑफ कोर्स आपने जब बेल आइकन हिट किया होगा आपको चैप्टर का नेम आ जाएगा। जैसे ही 9th के चैप्टर का नेम आ जाएगा, डजंट मैटर कि आप 9th के हो, 10th के, 11th के, आप बैठो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वहाँ पर आपको पता चलेगा जब दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं कैसे प्रोडक्ट्स मिलता है, कैसे बनते हैं। वो KLM शेल जो मैम ये बात कर रही है, ये बनता कैसे है, कैसे ये चार्जेस आते हैं, कैसे बनते हैं ये चार्जेस, सारे कहाँ पता चलेंगे, 9th में ही पता चलेंगे। ओके, सो हमें अब टेस्ट की तैयारी करनी है। मैम ने होमवर्क दे दिया है, हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन खत्म, हमने रिवीजन भी कर लिया, हमने कोरोजन, रैंसिडिटी पढ़ ली और सबसे बेस्ट रिएक्टिविटी सीरीज भी कर ली। सो इसलिए ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई, क्योंकि आपने अच्छे से साइंस गुरुजी चैनल में पढ़ा, किसके साथ, तनिषा मैम के साथ। आपको कोई भी डाउट्स, कुछ भी चीज़ें, आपको क्या करना है, यू हैव टू गेट एसोसिएटेड विद इंस्टाग्राम ऐप सिंपल @Science Guruji ऑफिशियल चैनल। अगर आपको दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर ऑन द इंस्टाग्राम। बच्चे बहुत ज़्यादा और अच्छे से मुझे मैसेजेस भी करते हैं कि मैम इसका क्वेश्चन बता दीजिए। आपको पता नहीं है शायद, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़ोटो क्लिक करके भेजते हैं कि मैम इस क्वेश्चन को सर्कल करके, मैम ये NTSC का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, कैसे हुआ मैम, मैंने साइंस ओलंपियाड दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लर्न विद तनिषा। आप इसमें भी डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। पढ़ना है, जैसे पहले बिगनिंग में लिखा था कि एक बार सक्सेसफुल हो जाओ तो उसका मतलब ये नहीं कि जस्ट गिव अप, और क्वेश्चंस पूछो। ओके, एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन यू फॉरगेट, टेलीग्राम ऐप इज ऑलवेज देयर फॉर यू। क्या करना है आपको, t.me/Science Guruji ऑफिशियल चैनल जाना है, ज्वाइन करना है, जो भी चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे बेस्ट थिंग, लेक्चर एंड होता है, लेक्चर के एंड होने के थोड़ी देर बाद यू विल गेट अ लिंक, क्लिक इट, यू विल गेट द PDF। उस PDF का तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग उसको नहीं पढ़ोगे। ओके, सो विद दिस वेरी हैप्पी नोट, आपको पढ़ना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना है। ओके, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय।